गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर में आज हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। यानी हम जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स और फिर इनका मेटाबॉलिज्म देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र वगैरह सब। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट, यानी ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए हो और प्लस उनमें प्लस उनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 हो। ऐसे यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सिंपल वे में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। एक्चुअल में जो वैज्ञानिक रूप से इसकी परिभाषा देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, या ऐसे ध्रुवण गुणक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO और कीटोन यानी C++O वाले जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिकों के एल्डिहाइड या कीटोन व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक उनके भौतिक गुण के आधार पर देखें तो, और एक जल अपघटन के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट मतलब जो स्वाद में मीठे हो और जल में विलय हो, क्रिस्टली फॉर्म में हो, जैसे सुक्रोज। नॉन शुगर जो स्वाद में मीठे नहीं हो, जल में अविलय हो, अक्रिस्टलीय रूप में हो, जैसे सेलुलोज और स्टार्च। ये दो प्रकार के फिजिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, इस आधार पे कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स हो गए। नाउ द ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। मोनोसेकेराइड जो सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिनका फर्दर जल अपघटन नहीं किया जा सकता। डाइसैकेराइड जो कि इन मोनोसेकेराइड से बनते हैं, अर्थात इनका जल अपघटन किया जा सकता है। पॉलीसेकेराइड, इनका भी जल अपघटन किया जा सकता है। तो ये तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो गए उनके जल अपघटन के आधार पर। अब हम इनमें से देखते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर या एकलक यूनिट से मिलकर के बने हुए हो, और मतलब ये जो एकलक यूनिट होती है उनसे मिलकर के बनते हैं, प्लस ये जल में विलय होते हैं और इनका जल अपघटन और आगे नहीं किया जा सकता। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2nOn होता है। ये इनका एक सामान्य सूत्र होता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट के नाम के पीछे अंत में ओज शब्द लगता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बाद में मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनके फिर एल्डिहाइड और कीटोन व्युत्पन्न होंगे, और उनमें पाए जाने वाले सेकेराइड्स के आधार पर, जैसे दो है तो डाइसेकेराइड, तीन है तो ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। तो ये जो मतलब मोनोमर जो होते हैं उनमें पाए जाने वाली शर्करा के आधार पर मतलब जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज, हेक्सोज, ऐसी शर्कराएं होती है। समझ में आ रही है बात? उनमें पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर, ये बात नहीं है, कार्बन के आधार पर। ठीक है, एल्डोज यानी जो एल्डिहाइड के व्युत्पन्न शर्करा होते हैं। कीटोज जो कीटोन व्युत्पन्न शर्कराएं होती है वो कीटोज कहलाती है। एल्डिहाइड से व्युत्पन्न शर्कराएं एल्डोज कहलाती है। और कार्बन संख्या के आधार पर इनके फिर आगे प्रकार होते हैं, जैसे ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज वगैरह। ठीक है, आगे देखिए हम इनको देखते हैं। जैसे कार्बन संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स के आगे के प्रकार देखें हम, तो अगर तीन संख्या है, कार्बन की संख्या तीन है, तो ये ट्रायोज होगा। ट्रायोज का अंदर फिर दो तरीके के इनके प्रकार होते हैं, या तो एल्डोज व्युत्पन्न होगा या कीटोज व्युत्पन्न होगा। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड जिनकी कार्बन संख्या तीन हो और एल्डिहाइड व्युत्पन्न हो, तो जैसे एल्डोज में ग्लिसरल्डिहाइड है, तीन कार्बन वाला, और कीटोज में देखा जाए तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इन दोनों का सामान्य सूत्र सेम ही होगा, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसे ही टेट्रोज, टेट्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप में यानी कि एल्डोज में आएंगे एरिथ्रोज और थ्रायोज, और कीटोज में आएगा इरिथ्रोलोज। ऐसे ही पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में एल्डिहाइड में यानी कि एल्डोज में आएगा राइबोज और अरेबिनोज। ठीक है, राइबोज, अरेबिनोज, और आगे और हैं ये जाइलोज और लाइसोज। ये सभी
कार्बोहाइड्रेट पेंटोज है, मोनोसेकेराइड है जिसमें 5 का कार्बन पाए जाते हैं, और ये राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लाइसोज ये जो हैं वो एल्डिहाइड भी उत्पन्न है। इसके बाद में ये भी 5 कार्बन वाली ही का मोनोसेकेराइड है, राइबुलोज और जाइलुलोज, राइबुलोज और जाइलुलोज, लेकिन ये कीटोन भी उत्पन्न है। और इन दोनों का, इन सभी का सामान्य जो सूत्र होता है वो सेम होता है। ठीक है। ऐसे ही हेक्सोज यानी जिनमें कार्बन की संख्या 6 हो, ऐसी मोनोसेकेराइड जिनमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 6 हो, या जिसमें एल्डिहाइड व्युत्पन्न में यानी कि एल्डोज में देखें तो ग्लूकोज, मैन्नोज और गैलेक्टोज ये सभी एल्डोज टाइप के हेक्सोज हैं, हेक्सोज मोनोसेकेराइड हैं। और फ्रक्टोज जो है वो कीटोज टाइप का हेक्सो मोनोसेकेराइड है। सामान्य सूत्र इन सबका सेम ही होगा। ठीक है, 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। सेम वे में 7 कार्बन में हेप्टोज, हेप्टोज शुगर कहलाती है और उसका कीटोज भी उत्पन्न होता है सीडो हेप्टुलोज। ठीक है, 7 कार्बन वाली शर्करा। तो इस तरीके से ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं कार्बन संख्या के आधार पर हमने देखा कि ट्राइओज 3 हो तो 3 कार्बन हो तो ट्राइओज, 4 हो तो टेट्रोज, 5 पेंटोज, 6 हेक्सोज और 7 हेप्टुलोज और इन सब हेप्टोज और इन सब के हमने उदाहरण देखे। आगे मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनमें समावेता पाई जाती है, इनमें आइसोमेरिज्म पाई जाता है। एक्चुअल में ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो तो समान होता हो, केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो समान होता हो, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो अलग अलग हो, तो इनको हम संरचनात्मक समावयी बोलते हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड अभी हमने 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड देखा, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये भी 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है, यानी दोनों ट्राइओज शर्करा हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों ट्राइओज शर्करा है, लेकिन इन दोनों का जो हाँ, इन दोनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वो दोनों का सेम है, C3H6O3, लेकिन इनका संरचना सूत्र अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डोज प्रकार की शर्करा है, जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है वो कीटोज प्रकार की संरचना है। दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग प्रकार के। तो इस तरीके से ये समावेता हो गई, यानी इन दोनों का रासायनिक सूत्र सेम है। ये C3H6O3 ग्लिसरॉल्डिहाइड का भी यही है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी यही है, और दोनों ट्राइओज शुगर है। दोनों कौन सी शुगर है? ट्राइओज है। लेकिन इनका जो संरचना सूत्र होता है वो अलग अलग होता है। एक एल्डोज प्रकार की है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो एल्डोज प्रकार का है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोज प्रकार का। ये संरचनात्मक समावेता हो गई। ठीक है, और जैसा कि चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है ना, कि ये जो है वो एल्डोज प्रकार की शुगर है और ये कीटोज प्रकार की है ना, ये कीटोज प्रकार की हो गई, और ये इनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोज प्रकार की हो गई। अब हम देखते हैं एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में। ऐसे मोनोसेकेराइड जो समावयी हो और इनकी समावयता एक विशिष्ट कार्बन, एक सिंगल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, यदि 2 मोनोसेकेराइड समावयी एक विशिष्ट कार्बन परमाणु के संरचनात्मक विन्यास में भिन्न हो तो उन्हें एक दूसरे का एपीमर्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि इनमें एक से अधिक कार्बन पर संरचनात्मक विन्यास भिन्न नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एपीमर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं, इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा एपीमर किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एपीमर का मतलब होता है कि ये और ये और ये तीनों आपके सामने संरचनात्मक सूत्र दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो है इसमें और इसमें आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 4 पर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर है, तो कार्बन नंबर 4 पर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर है। यानी एक सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन के आधार पर, यानी कि चौथे नंबर के कार्बन के आधार पर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भिन्न भिन्न है, संरचना दोनों की अलग अलग है। तो ये 4 नंबर के कार्बन के एपीमर्स होंगे। सेम वे में ये मैनोज, डी मैनोज और डी ग्लूकोज देखिए, डी मैनोज में OH इधर है और डी ग्लूकोज में OH इधर है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो इन दोनों का दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में भिन्नता दिखा रहा है। तो ये दूसरे नंबर पे एक सिंगल कार्बन होना चाहिए, इसमें दूसरे नंबर का कार्बन है, इन दोनों के लिए चौथे नंबर का कार्बन था। तो इस तरीके से किसी एक कार्बन पर मतलब संरचना अलग अलग हो, कॉन्फ़िगरेशन भिन्न भिन्न हो, तो वो एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। और एपीमर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इस प्रक्रिया को एपीमराइजेशन कहते हैं, जो कि एपीमरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है।
तो अब आपको समझ में आ गया एपीमर क्या होते हैं। एपीमर वो होते हैं जो किसी एक सिंगल कार्बन, किसी एक या सिंगल कार्बन के आधार पर संरचना भिन्न भिन्न रखते हो, कॉन्फ़िगरेशन भिन्न भिन्न रखते हो। जैसे मैनोज और डी ग्लूकोज के लिए दूसरा नंबर, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज के लिए चौथा नंबर कार्बन के आधार पर हम इनको एपीमर कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एनामर्स क्या होते हैं। एनामर्स का मतलब जब हमने अभी देखा ऊपर जो कार्बन का संरचना सूत्र दिखा हमने, वो कैसा था, ओपन चेन वाला था। ठीक है ना, ये देखिए आप, ये आपके मान लो कोई सा भी एक आप ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट। अब इसका संरचना सूत्र देख रहे हैं तो ये खुला है, पूरा ओपन चेन है। ठीक है, अब अगर इस ओपन चेन वाले कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड्स का 5वें नंबर का कार्बन ऊपर के फर्स्ट नंबर के एल्डिहाइड कार्बन के साथ में रिएक्शन करके इससे जुड़ जाए ऐसे, और ऐसा जुड़ करके ना चक्र बना ले, एक साइकिल बना ले, एक क्लोज चेन बना ले। नहीं समझ में आई बात कि ये जो अभी हमको संरचना सूत्र दिखाई दे रहा है वो कैसा है, खुली चेन है। ठीक, इस खुली चेन में 5वें नंबर का कार्बन ये रहा, पहले नंबर का कार्बन ये रहा। तो 5वें नंबर के कार्बन का OH ग्रुप पहले नंबर के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में रिएक्शन करके दोनों आपस में जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले, ये पूरा आपस में जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले, तो ये एनामर कहलाता है। मतलब बात समझ में आई। एनामर में क्या हुआ, 5वें नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले नंबर कार्बन के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, हेमी एसिटाइल बनाता है। क्या बनाता है, हेमी एसिटाइल। तो इस प्रक्रिया को या इस संरचना को क्या कहते हैं, एनामर कहते हैं। बात समझ में आ गई। ओपन चेन संरचना थी, 5वें नंबर का कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले नंबर के कार्बन के एल्डिहाइड ग्रुप से क्रिया करेगा और एक क्लोज या चक्रीय संरचना बनाएगा, और इससे पहले नंबर के कार्बन पर हेमी एसिटाइल कार्बन हो जाएगा वो, जिसे एनोमर कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे तो फिर हेमी एसिटाइल बनेगा। ठीक है, और तो ये कहलाता है एनामर। एनामर में फिर क्या होता है, बीटा व अल्फा दो अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बीटा अल्फा क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, अगर ये मान लो खुली श्रृंखला है, ये तो आपका खुली श्रृंखला का हो गया। अब इसके 5वें नंबर का कार्बन इसके पहले नंबर का 5वें नंबर के कार्बन का ये OH ग्रुप पहले नंबर कार्बन के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करके ऐसी संरचना या फिर ऐसी संरचना बना सकता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जो पहले नंबर का कार्बन होगा वो हेमी एसिटाइल होगा, इधर भी हेमी एसिटाइल होगा, क्योंकि एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में दोनों जुड़ रहे हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये OH ग्रुप पहले नंबर का कार्बन का जो OH ग्रुप है वो इधर वाले जो CH2OH ग्रुप है, यानी छठे नंबर कार्बन का जो CH2OH है उसकी तरफ हो, यानी ऊपर की तरफ हो, तो इसको बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। और अगर ये OH ग्रुप यानी पहले नंबर कार्बन का जो OH ग्रुप है वो जो छठे नंबर कार्बन का CH2OH है उससे नीचे की तरफ हो, उसके अपोजिट हो, तो उसको अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। तो ये अल्फा बीटा का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख मोनोसेकेराइड्स जो प्रचलित रूप से पाए जाते हैं, इनका डिटेल देखते हैं, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे।